नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, और जुडिशरी के एग्जाम में 3 स्टेप होते हैं लोअर जुडिशरी में, प्री, मेन और इंटरव्यू। हाई जुडिशरी में कभी कभी हम देखते हैं मेन और इंटरव्यू होता है, तो कभी कभी 3 स्टेज कवर करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके प्री में भी काम आएगा, मेन में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। और यह है सीपीसी ऑर्डर नंबर 38। सीपीसी ऑर्डर नंबर 38 कहता है कि साहब आपका जजमेंट आने वाला है, लेकिन जजमेंट से पहले मान लीजिए आप गायब हो गए, या जिस प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है उस प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर क्या करेंगे हम? तो यानी जजमेंट से पहले हम क्या करने वाले हैं? जजमेंट से पहले हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं और जजमेंट से पहले हम आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर सकते हैं। ये 2 प्रोविजन आते हैं हमारे पास यहाँ से। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 38। ये जो ऑर्डर नंबर 38 है इसको बोलते हैं सप्लीमेंटल। क्या बोलते हैं इसको? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। कैसी प्रोसीडिंग? सप्लीमेंटल। कैसे पता चली कि ऑर्डर 38 को सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग बोलते हैं? याद करो, सेक्शन नंबर 94 याद है। जब 94 पढ़ते हैं तो वहां पे इसके प्रोविजंस दिए गए हैं जहाँ पे इसके बारे में बताए गए हैं। ऑर्डर 38 के अंदर टोटल रूल कितने हमारे पास? 30। अब आप कहेंगे क्या हमें रूल्स भी पता होने चाहिए? हाँ जी बेटा, रूल्स हमें पता होने चाहिए कि भाई इस ऑर्डर में कितने रूल है, इस ऑर्डर में, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल कि इस ऑर्डर में कितने रूल है, तो फिर हमें लगेगा इससे अच्छा हमें पढ़ लिया होता तो ठीक रहता है ना। अब जल्दी से अपने बैरेक्ट खोल लीजिए सभी जने। इसको बैरेक्ट से साथ करोगे तो ये आपको पूरा टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, निकालिए बैरेक्ट। रूल नंबर 1 कहता है मैं आपसे सिक्योरिटी मांगूंगा। मैं आपसे सिक्योरिटी कब मांगूंगा? अब देखो, एक होता सिक्योरिटी, एक होता श्योरिटी, एक होता गारंटी। ये चीजें आपके सामने आती रहती है, अक्सर आप पढ़ते तो आपको देखते हो, कभी आपके सामने सिक्योरिटी आती है, कभी आपके सामने श्योरिटी आता है, कभी आपके सामने गारंटी आता है। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, गारंटर को लेकर आओ। ये सब चीजें आपकी लाइफ में चलती रहती है। तो ये सिक्योरिटी क्यों मांगते हैं भैया? ताकि तुम अगर भागने वाले, फरार होने वाले, तो हम तुम्हें पकड़ सकते हैं। ये मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा। अगर तुम जैसे ब्रीच करोगे तब तो सीधा अरेस्ट करके आपको अंदर डाल देंगे। तो मैं आपसे, वैसे तो जनरली केस चल रहा है, मैं सिक्योरिटी नहीं मांगूंगी अगर आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमें डाउट है। हमें क्या डाउट है? देखिए अपना बैरेक खोलिए। बैरेक में आप देखोगे कि देखो ए पॉइंट बना हुआ है, बी पॉइंट बना हुआ है। ए पॉइंट में 3 बातें लिखी हुई है। क्या फरार हो गए हो, फरार होने वाले हो, प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करने वाले हो, तो ऐसे केसेस में, या आप खुद इंडिया छोड़ के जाने वाले हो, तो ऐसे केसेस में फिर हम क्या करेंगे? तो हम फिर आपके अगेंस्ट वारंट जारी कर देंगे। तो आपको लगे कि सिविल में वारंट भी जारी होता है? हाँ जी, सिविल में कॉग्निजेंस भी होता है, कॉग्निजेबल भी लेते हैं, बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल, सब कुछ है सिविल में। ऐसा किसने कहा सिविल में नहीं होता है? देखो यहाँ पे लिखा वारंट जारी कर सकते हैं आपके। और जैसे ही आप हमें, देखो प्रोवाइड कहता है वारंट जारी करेंगे, और प्रोवाइडेड कहता है कि जैसे ही आप हमें पेमेंट कर, आप सिक्योरिटी दे दोगे, सिक्योरिटी पे कर दोगे, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात, आप श्योरिटी ले आइए, आप श्योरिटी को ले आइए, वो सिक्योरिटी पे कर देगा आपके बिहाफ पर, हम आपको छोड़ देंगे। तो मैं कौन सा काम कर? रूल 1 कि भैया मैं आपसे कब डिमांड करूंगी? तो कहता है, ये पॉइंट कहता है 3 कंडीशन में आप फरार हो गए हो, फरार होने वाले हो, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, वेन करने वाले हो। नंबर बी कहता है कि आप इंडिया छोड़ने वाले हो, तो हम आपके अगेंस्ट वारंट जारी करेंगे, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी दे देते हो तो हम आपको वापस रिलीज कर देंगे। ठीक है, आता सिक्योरिटी देनी होगी। यदि सिक्योरिटी देने पे फेलियर रहते हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो नंबर 3 कहता है कि सिक्योरिटी नहीं दी तो जेल जाएंगे। 3 कहता है आपका सिक्योरिटी आगे कहता है कि साहब मुझे तो डिस्चार्ज करो, मैं तो इस मैटर में कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जैसे वो जाएगा हम आपसे कहेंगे नहीं सिक्योरिटी लेके आओ, नए सिक्योरिटी को बुलाओ, क्योंकि पुराने वाले ने मना कर दिया, उसका जो भी था फॉर्मेलिटीज हो तो करके चला गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप प्लान फेलियर होते हो तो रूल 4 बड़ा काम का है। रूल 4 कहता है कि यदि आप फेलियर रहते हो तो 2 चीजें ध्यान रखना है यहाँ पर। यदि मैटर 50 रुपीज से कम का है तो 6 वीक्स, और यदि मैटर 50 रुपीज से अधिक का है तो 6 मंथ तक। अच्छा ना, 6 वीक 6 मंथ, याद रखना इजी रहेगा। तो आपको सिविल जेल में डाल देंगे। जनरली जो हमारा सिविल जेल है वो कितने टाइम का होता है बेटा? 3 मंथ का, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे 6 मंथ दिया हुआ है। लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के मंथ और 6 वीक्स पहले और कहाँ पढ़ चुके हैं? ऑब्लिक करके लिखो सेक्शन 58 में। अभी को रिलेट क्यों कराया? याद दिलाने के लिए कि ऐसा कैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। मेन एग्जाम में मैं बात करूं बिहार की, मैं बात करूं उत्तराखंड की, मैं बात करूं यूपी की, तो पूरा ही आएगा, पूरा लिखना है अपन को। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं अदर देन की, तो यहाँ पे सिंपल से इतना सा आएगा कि व्हाट डू यू मीन अरेस्ट बिफोर जजमेंट। तो आपको सुंदर सा रूल 1 से 4 बताना है। रूल 1 को पूरा बताना है, 2 का सिर्फ जिस्ट लिखना है, 3 का सिर्फ जिस्ट लिखना है, और 4 को पूरा बताना है। और ऐसे करोगे तो आपका लगभग 1 से 1.5 पेज बढ़ जाएगा। और क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बैरेक्ट से पढ़ना है।
दूसरा कुछ नहीं, ना ना ना, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ एक से पढ़ना है। कोई कॉपी की कोई भी एडिशनल बुक ऐड नहीं करनी, कोई नोट्स नहीं। कहाँ पढ़ी नोट्स की? देखो अभी मैंने जो पढ़ाया आप देखो अपने बैरिक में पूरा का पूरा मैंने वैसे ही पढ़ाया, और एग्जाम में इतने याद होगा, आप इतने ही एग्जाम में लिख के आ पाओगे, एज इट इज लिख के आओगे। कम पढ़ोगे तो ढंग का लिख के आओगे, वही लिखोगे जो लॉग में लिखा हुआ है। ज्यादा पढ़ोगे तो वो लिखोगे जो मन में चल रहा है, और मन की भाषा के कानून में नंबर नहीं मिलते बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अटैचमेंट, मैं अक्सर बच्चों को हंसती हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से, और हमारे लिए अटैचमेंट का मतलब आपसे मेरा एक दूसरे से जुड़ाव है, अटैचमेंट है। फिर मतलब अटैचमेंट का मतलब कुर्की भी होता है हमारे लिए। कुर्की का मतलब तो कुर्की बड़ा ना खतरनाक सीन होता था गाँव में, अरे उसकी कुर्की आ गई, वो तो बर्बाद हो गया, उसके तो सब कुछ चला गया। हमारे तो कुर्की का वो मतलब होता था, हमें तो पता ही नहीं था इस कुर्की का ये मतलब ही होता, तो लॉ में आगे पढ़ा। अच्छा, ये नॉर्मल चीजें होती है ना। इधर आता है हमारे पास, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आता सेकंड, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, रूल 5 to 13। रूल 5 कहता है सिक्योरिटी दे दो। अब एक चीज नोट की, यहां पर भी सिक्योरिटी मांग रहे हैं, यहां पर भी सिक्योरिटी मांग रहे हैं, यानी 1 के साथ 5 लिखेंगे, रूल 1 और 1 के साथ 5, दोनों में सिक्योरिटी मांग रहे हैं। बस मैटर दोनों चेंज है, एक में प्रॉपर्टी के लिए, एक में आपके खुद के लिए। कब मांगेंगे? जब हमें पता है कि आप प्रॉपर्टी को गायब करने वाले हो, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने वाले हो, उस जुरिडिक्शन से हटाने वाले हो, तो हमें मैटर तो प्रॉपर्टी का ही चल रहा है, हटा दोगे तो बाकी क्या बचेगा? तो हम आपसे जल्दी से क्या मांगेंगे? सिक्योरिटी दे दो। और नहीं देते हो तो फिर हम आपके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। अब देखिए जब रूल 5 में जाओगे तो एओबी में आ गए आपके पास। नंबर 2 कहता है जितना आपका अटैचमेंट का प्रॉपर्टी उतना वैल्यू सबमिट कर दीजिए। उसका 3 पॉइंट क्या कहता है? कंडीशनल। आइए 3 और 4 को लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसके अंदर ये भी है, अब इसमें देखोगे सबसेक्शन 2, ये तो सबसेक्शन 1 हो गया, 2, 3, 4। सबसेक्शन 3 कहता है कंडीशनल कुर्की हो सकती है, और 4 कहता है यदि मैनर के अकॉर्डिंग नहीं किया, नोटिस देकर नहीं किया आपने अगर अटैचमेंट, क्योंकि एक बार पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप ये पैसे सबमिट कर दीजिए, आपसे ये मनी डिमांड की जा रही है, और यदि वो मनी आप नहीं देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम आपकी जो है प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे? अटैच कर लेंगे। पर ये बिना बताए अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा? वॉइड। देखो आपके लिखा है क्लोज फॉर। इफ एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज मेड विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1, यदि उसके अकॉर्डिंग जैसे उसमें कहा गया वो बात अगर फॉलो नहीं करते हैं तो जो भी आप अटैचमेंट करोगे वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगी। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। और अटैचमेंट कैसा हो सकता है? कंडीशन, ये भी प्री का क्वेश्चन है। अटैचमेंट कैसा हो सकता है बेटा? अटैचमेंट किसी पार्ट का कंडीशनल भी किया जा सकता है, कंप्लीट प्रॉपर्टी का हो सकता है, उसके किसी पार्ट का भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात है हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमें पता ही नहीं था कि ये अटैचमेंट जो है कंडीशनल भी हो सकता है। तो रूल 5 कहता है सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी, और 1 कहता है सिक्योरिटी फॉर पर्सन। ना आता है कॉज नॉट सोन, यदि आप रीजन नहीं बताते हो कि हम आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट क्यों ना करें और आप सिक्योरिटी पे क्यों नहीं कर रहे हो, अगर प्रॉपर रीजन नहीं बताते हो तो अटैचमेंट कर लिया जाएगा। तो रूल नंबर 6 कहता है कि जहां पर आप रीजन शो नहीं करते हो, जहां पे आप सिक्योरिटी नहीं देते हो, तो उस केस में हम आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लेंगे। कब तक? जब तक कि फाइनल डिस्पोजल न हो जाए। 7 कहता है मेकिंग अटैचमेंट। अटैचमेंट कैसे किया जाएगा? तो कहता है अटैचमेंट बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे कि डिक्री के एग्जीक्यूशन में होता है। और डिक्री के एग्जीक्यूशन में कैसे होता है बेटा? ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 43, ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 54। जैसे डिक्री के अटैचमेंट, देखो यहाँ पे लिखा भी जैसे डिक्री के अटैचमेंट में होता है, तो वही मैनर चलेगा, जैसे वहां मैनर है वही मैनर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। देन आता आपके पास तो 5 कहता सिक्योरिटी, 6 कहता सो कुछ दिखाओ, सिक्योरिटी लाओ, 7 कहता है क्या कैसे मैनर कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, 8 कहता क्लेम बिफोर जजमेंट। यदि आप क्लेम करते हो कि भैया नहीं आप गलत अटैचमेंट कर रहे हो, ऐसे मत करो, तो उस क्लेम को कैसे डिस्पोजल किया जाएगा? तो लिखो जैसे कि मनी केस में होता है वैसे लिखो, जैसे कि मनी केस की डिक्री के लिए होता है, जैसे ना डिक्री फॉर मनी अपन कहते हैं ना, धन के संदाय की डिक्री क्या कहते हैं? पेमेंट फॉर मनी डिक्री। तो इसमें लिखो पेमेंट फॉर मनी डिक्री, धन के संदाय की डिक्री के रूप में किया जाएगा। धन के संदाय की जो डिक्री होती है उसी के मैनर से इस क्लेम को हम करेंगे सॉर्ट आउट। ये क्या कह रहा है कि भैया अभी तो डिस्पोजल आया नहीं, आप ऐसे किसी में प्रॉपर्टी का आप अटैच कर सकते हो, तो आपने उसको ऑब्जेक्शन किया, उसका क्लेम किया, तो जो आपने ऑब्जेक्शन किया उस अटैचमेंट के अगेंस्ट उस क्लेम का डिस्पोजल कैसे किए जाएंगे? जैसे कि मनी डिक्री का किया जाता है डिस्पोजल। ठीक है। देन आता है आपके पास 9 रिमूवल ऑफ अटैचमेंट। हाँ जी, आप आओ सिक्योरिटी पे कर दो, पैसे दे दो, हम फ्री कर देंगे। तो 9 कहता है रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी फर्निश्ड और सूट डिसमिस। देखो दो चीजें कब करेंगे? 2 केसेस में, जब आप हमें सिक्योरिटी दे दोगे और या फिर
सूट डिसमिस हो जाएगा। तो ये प्री का क्वेश्चन है कि अटैचमेंट का रिमूवल कैसे होगा, तो आप लिखना जब सिक्योरिटी फंडिस हो जाती है या फिर जब सूट ही डिसमिस, जब सूट ही नहीं रहा तो अटैचमेंट का क्या करना है। तो देखो प्री का क्वेश्चन। अब एक चीज समझ में आई, ये पूरा मेन का क्वेश्चन है, बट इस मेन में भी देखो कुछ रूल में प्री के क्वेश्चन भी निकल के आ रहे हैं। 10 कहता है नॉट टू अफेक्ट थर्ड पार्टी पर इस अटैचमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही किसी डिक्री होल्डर जिसके फेवर में प्रॉपर्टी आई हुई है वो उसको सेल कर सकता है। तो क्या कहा, इस अटैचमेंट का इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ेगा, थर्ड पर्सन पर जिसने गुड फेथ में कुछ कर रखा है, किसी अटैचमेंट से पहले उसने ट्रांजेक्शन कर रखा है, या फिर किसी डिक्री होल्डर के फेवर में प्रॉपर्टी आ चुकी तो उसको सेल आउट भी कर सकता है। तो इसमें दो चीजें आ जाएगी, किस किस का इफेक्ट नहीं करेगा, थर्ड पर्सन को और किसी डिक्री होल्डर को। फिर आता है 11, क्या रीअटैच कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है। देखो क्या कहता है 11 कि जजमेंट से पहले हमने आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लिया, जजमेंट से पहले हमने आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लिया, फाइनली जजमेंट आपके अगेंस्ट आया तो फिर से प्रॉपर्टी अटैच होगी और सेल होगी, तो दोबारा रीअटैच करने की जरूरत नहीं है, वो अटैचमेंट कंटिन्यू चलेगा, वो अटैचमेंट कंटिन्यू। देखो इससे पहले क्या पड़ा, सूट डिसमिस हुआ 9 में, तो जैसे सूट डिसमिस हुआ तो हमने उसको रिलीज कर दिया, तो 10 में और 9 में सूट डिसमिस हुआ, हमने रिलीज कर दिया, लेकिन यहाँ पे सूट कंप्लीट हो गया, आपके अगेंस्ट आ गया, तो आपके अगेंस्ट आ गया तो रीअटैचमेंट की क्या जरूरत है, वो जो पहले से अटैचमेंट उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं अपन, ठीक है। देन आता है 11 है एप्लीकेशन टू अटैच। एप्लीकेशन टू अटैच क्या कहता है 11 है प्रोविजन एप्लीकेबल टू अटैचमेंट। ये जो प्रोविजंस दिए गए वो अटैचमेंट में सारे अप्लाई होंगे, इसको पढ़ो तो भी बढ़िया, नहीं पढ़ो तो बढ़िया, सारे रूल पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो 11 कहता है कि जो ऑर्डर है ये हर अटैचमेंट के लिए एप्लीकेबल होंगे। देन आता रूल नंबर 12, ये तो आपका फेवरेट है, प्री का क्वेश्चन भी है। सबसे अच्छी बात क्या कहता है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोड्यूस है वो बिफोर जजमेंट कभी भी अटैचमेंट नहीं होगा। क्या कहा, बिफोर जजमेंट कभी भी अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेक्शन 61 में पार्टली एग्जम्पशन है, वो भी आफ्टर जजमेंट, ऑब्लिक करके लिखो सेक्शन नंबर 61, ठीक है, सेक्शन की बात हो रही है, तो वहां तो आफ्टर जजमेंट भी पार्टली आपको एग्जम्पशन है, तो यहाँ तो बिफोर जजमेंट तो पूरा एग्जम्पशन है। तो प्री का क्वेश्चन है, क्या प्री का क्वेश्चन है कि बिफोर जजमेंट जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अब अटैचमेंट कर ही नहीं सकते। और देन आता है 13 इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो स्मॉल कोजेस कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं कर सकता, स्मॉल कोजेस कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी मूवेबल का कर सकता है। बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल कोजेस कोर्ट जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं कर सकता। तो ये फिर से आपका सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ये आपको पूरा लिख के आना है। और यूपी वालों ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। तो सबसे पहले आता है सिक्योरिटी लेती हूँ आपके लिए, नंबर 2 कहता है सिक्योरिटी लेकर आओ, नंबर 3 कहता है कि यदि मान लीजिए सिक्योरिटी नहीं लाते हो आप तो डिस्चार्ज, सिक्योरिटी कहता है मुझे डिस्चार्ज करो, 4 कहता है फेलियर रहते हो, 5 कहता है प्रॉपर्टी के लिए, 6 कहता है आपके पास सो कोस दिखाओ, श्योरिटी लेकर आओ, 7 कहता है मेकिंग अटैचमेंट कैसे होगा, 8 कहता है क्लेम कीजिए बिफोर जजमेंट के भैया आपने मेरी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट क्यों किया है, 9 कहता है रिमूव कर दीजिए अटैचमेंट को, आप दे दीजिए पैसे सिक्योरिटी को ले आइए, 10 कहता है थर्ड पर्सन को और किसी डिग्री होल्डर को इफेक्ट नहीं करेगा, 11 कहता है रीअटैच करने की जरूरत नहीं, जो है उसी को कंटिन्यू कर लेंगे, 11A कहता है कि ये प्रोविजन सभी अटैचमेंट पर अप्लाई होगा, तो आता है 12 कहता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एग्जामिशन देते हैं, और 13 कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को एग्जामिशन देते हैं। तो इसको बढ़िया 2-3 बार आप पढ़ोगे अपने बैरेक्ट से, इसको सुनने के बाद ये आपको 38 हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये ऑर्डर 38 प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू रीड विद सेक्शन नंबर 94 में भी आता है और इंटरव्यू में भी आता है। नेक्स्ट आएंगे आपके पास ऑर्डर 39 के साथ, वो भी प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू। बस तैयारी करते रहिए, बहुत सारे एग्जाम आपके सामने अच्छे से करते रहिए। आज के लिए